नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और एक बार फिर हम हाजिर हैं उस सवाल के साथ जो इस वक्त हर हिंदुस्तानी के जहन में है, हर एक्सपर्ट के जहन में है। क्योंकि मुनीर की फौज सीधे सीधे भारत से लड़ने की हिम्मत तो नहीं कर सकती, इसलिए अब वहां आतंकी बटालियन की भर्ती चल रही है। मुनीर के आतंकी मोहरे भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं, गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। लाखों की खुदकुश फौज, सुसाइडल आर्मी खड़े करने का दम भर रहे हैं। सीरियल फिदाइन हमलों का ऐलान कर रहे हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी इस वक्त पाकिस्तान के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट बने हुए हैं। आमने सामने की जंग में पाकिस्तान को भारत ने 4 दिन में धूल चटा दी, लेकिन प्रॉक्सी वॉर पिछले 78 सालों से चल रही है। आतंकी मारे जाते हैं, कैंप उड़ा दिए जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होती है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी कैंपों पर ब्रह्मोस गिराई जाती है, आतंक की कमर तोड़ दी जाती है। लेकिन आतंक के रक्त बीज फिर से खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान में फिर से वही हो रहा है। पाकिस्तानी सेना और टेररिस्ट के इस कॉकटेल का परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो 30,000 फिदाइन दस्ता, 1 लाख से ज्यादा आतंकियों की फौज भर्ती करने का दम भरा जा रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये ऐसे ही चलता रहेगा? नए नए आतंकी पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, संगठनों के नाम चेंज करते रहेंगे? इसी पर करेंगे चर्चा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से होगा, या फिर अब बड़ा युद्ध होकर ही इसका खात्मा होगा, या फिर पाकिस्तान के खात्मे के साथ ही आतंक का खात्मा होगा? हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी सोच क्या हो, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मसूद अजहर ने हिंदुस्तान के खिलाफ क्या सुसाइडल धमकी दी है, जरा वो भी सुनिए। 3 नौजवानों की मां ने उन्हें भेजा और उम्मत मुस्लिमा में 30,000 मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मोहम्मद 10,000 ऐसे नौजवान अल्लाह के फजल से दे सकती है, जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। कल तक हमारे लिए मसला था कि किसे महाज में भेजे, किसे नहीं। आज जो मिलता है मुझे पर्ची देता है कि मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो, मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो। और तुमने दुनिया के हर असले के खिलाफ पेट्राइट मिसाइल तैयार कर लिए, इन मुजाहिदों के खिलाफ क्या तैयारी करोगे जो जिस्म के साथ बम बांध के जाते हैं? खुदा की कसम, इन्हें रोकने के लिए कोई आला न तुम इजाद कर सके हो, न कर सकोगे। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें, दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ हमारे साथ एनडी दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक बार स्वागत करें उनका। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। और हमारे साथ आ चुके हैं मेजर जनरल संजय मैसन जी भी। सर, तो हमारे साथ संजय मैसन जी भी आ चुके हैं। और इन सभी से इस बात की हम चर्चा आगे बढ़ाएं। सर, आप सभी लोगों ने, दत्ता साहब आपने सुना ही होगा क्या कुछ कह रहा है मसूद अजहर। कह रहा है कि भाई जब हम लोग अपने सीने से बम बांध के निकलेंगे तो फिर कौन सी मिसाइल इजाद करोगे? पिनाज, बड़े अफसोस की बात है कि कोई आदमी शर्मशार होता है, एक बार पिटता है तो अगली बार हाथ जोड़ता है। ये इतने बेशर्म है कि हर एक बार पिटते हैं और हर एक बार दोबारा खड़े हो जाते हैं पिटने के लिए। और किसी ने बोला था कि साहब ये कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती है। तो हमने सुझाव दिया कि कुत्ते की दुम काट के इसका डोबरमैन बना देंगे। तो अब भारत क्या है, पाकिस्तान की कुत्ते की दुम काट के इनका डोबरमैन हमने ऑफ सिंदूर में भी बनाया, जो अभी तक बंद नहीं हुआ है, सिर्फ होल्ड में है और वो लगातार रहेगा। इनको कोई और हिमाकत करने दीजिए आप, और इनको हम वो मज़ा चखाएंगे जो इनको आगे काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। अभी शायद ये गलतफहमी में है कि ये पुराना भारत है, हम कुछ भी कर गुजरेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये इनके जो ख्वाब हैं इनको अब भूल जाने चाहिए। और आगे चल के जो हमने सिंदूर में किया उससे बढ़ के होगा। और इनके जो आका हैं, आका कौन है इनके? पाकिस्तान की फ़ौज, आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है। हमने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि हम पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान में पैदा हो रहे टेररिस्ट को एक समान मानेंगे। ये कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर हैं, स्टेट के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, स्टेट के द्वारा ट्रेन किए जा रहे हैं, स्पॉन्सर किए जा रहे हैं,
फंड किए जा रहे हैं और प्लान बना के भारत के खिलाफ जंग के अंदर इनको झोंका जाता है। ये है लो कॉस्ट ऑप्शन, जहां पर कि पाकिस्तान को अपना फौजी गंवाने के लिए ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं होती। 2-2 लाख इनके फैमिलीज़ को देते हैं और इनको बच्चों को बरगला के ये जैसे मोहम्मद या लश्कर तोयबा में ले आते हैं और जिहाद का इनको सुपारी खिला के भेज देते हैं मरने के लिए। और ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि उनके देश के लिए क्या अच्छा है, क्या एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जमहूरियत जिसको वो खुद इलेक्ट करे, कि पाकिस्तान की फौज जो पीछे से हुकूमत चला रही है। और अभी जो मुल्ला मुनीर, अभी आगे हम शायद चर्चा करेंगे उसकी, कि जो अभी सत्ता पे काबिज होना चाह रहा है, तो ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम के साथ भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज को, अपने यहाँ पे पल रहे टेररिस्ट को या आतंकवादियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा। और जब जंग होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन इनका ज्यादा हो जाएगा। चलिए, तो जंग ही एक इकलौता सोल्यूशन आपको नजर आता है दत्ता साहब? देखिए, ऐसा जंग तो एक लास्ट ऑप्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं ना एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिसीजन। उससे पहले बहुत सारे और तरीके हैं। चलिए, वो तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके तो ऑलरेडी हैं, आप रोज देख रहे हैं, कहीं टीटीपी हमला कर रही है, कि बलूचिस्तान मार रहा है, कोई उनको बसों से निकाल के गोलियां मार रहे हैं। तो ये तो अंदर से पाकिस्तान के अंदर ही बवाल पैदा हो रखा है। और मुल्ला मुनीर उस बवाल को लोगों की नजर से हटाने के लिए भारत का डर दिखा के वो जो अंदर का अनरेस्ट है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान खुद ही इम्प्लोड करेगा, पाकिस्तान अंदर से ही उनका बम फटेगा और आस्ते आस्ते पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। हम बोलते चले आ रहे हैं, 1 साल हो गया हमको बोलते, 4 टुकड़े, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध, पीओके तो हमारा है ही, हम ले लेंगे, और सिर्फ पंजाब रह जाएगा। जो पाकिस्तान की फौज है वो सिर्फ पंजाबी मुसलमानों की फौज है, पंजाब प्रोविंस की फौज है। तो आप कह रहे हैं कि अंदर के अनरेस्ट से ही पाकिस्तान जो है उसके टुकड़े होंगे और वही एक सोल्यूशन होगा। लेकिन मेसन सर, अगर जनरल मेसन वहां पर जिस तरह से भर्ती चल रही है आतंकियों की, वहां पर आतंकी उसी बहावलपुर में बैठकर जश्न मना रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कई जगह दूसरे इलाकों में आर्मी ऑफिशियल्स के साथ भी दिख रहे हैं, बाकायदा सिक्योरिटी कवर में दिख रहे हैं, फंडिंग दी जा रही है, तो भाई ना तो पाकिस्तान के आका सुधर रहे हैं और ना ही आतंकी सुधर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? ये 1 लाख अगर सीमा पार खड़े हैं तो कब हिंदुस्तान पर हमला कर दें किस कोने से, कुछ नहीं पता। देखिए, पहली बात तो पेनाज, हिंदुस्तान को आतंकवाद से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने देख लिया है विश्व में पाकिस्तान एक एपिसेंटर है ग्लोबल टेररिज्म का। उसने अफगानिस्तान से लेके, भारत से लेके, यूनाइटेड स्टेट से लेके यूके, कहाँ कहाँ उसने टेररिज्म का प्रॉब्लम नहीं किया हुआ है। अचीव क्या किया उसने आज तक? सबसे सवाल पहला यही उठता है कि उसको अभी तक मिला क्या है? कुछ नहीं। वो अपने देश को इम्प्लोड करता जा रहा है। वहाँ के देश, जब मैं अफगानिस्तान में था तो आपको पता है वहाँ 3 साल के लिए तकरीबन था एज अ डिफेंस अटैचे, मेरे को वहाँ पर कई पाकिस्तान की यूथ मिलते थे अफगानिस्तान में, और उनका कहना यह था कि वी रिग्रेट पार्टीशन। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और पाकिस्तान तो खाई में, गड्ढे में जाता जा रहा है। वहाँ सिर्फ तरक्की कौन कर रहा है? पाकिस्तान के जनरल्स, और कोई नहीं। आपने मैं एक और आपको वर्णन देना चाहूँगा। आप कल्पना करिए, और हकीकत है, भारत में एक फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। 1971 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान को हराया। 93,000 कैदी किए, हिस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और तीसरा सबसे बड़ा काम था, एक नया देश बांग्लादेश हमने क्रिएट किया। पाकिस्तान को आप देखिए, मुनीर उसने क्या किया है? हारा है ये ऑप सिंदूर में पूरी तरह। पूरे विश्व ने देखा है कि हमने किस प्रकार उसके मिलिट्री बेसेस, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरफील्ड्स को डैमेज किया है। बहुत उस पर वो किया है। उसको आज फील्ड मार्शल बनाया गया है हार के लिए। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान की जनता ये खुश है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी आर्मी से फेड अप है, और वहाँ यूथ यही बोलता है। और अफगान जो मेरे को यूथ भी मिलते थे जो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, वो भी यही बोलते थे कि वहाँ के लोग निराश हैं अपनी आर्मी से। और आपने एक ट्रेलर देखा, इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर किए। इंडिया में भारतीय सेना की रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना की क्या रिस्पेक्ट है?
जब इमरान खान को अरेस्ट कर रहे थे और आपने जी। देखा 23 में जो राइट्स हुए हैं, उनके कोर कमांडर के घर किसने जलाए? हिंदुस्तान ने तो नहीं जलाए, वहां के लोगों ने जलाए हैं, वहां की आवाम ने जलाए हैं। उनके मिलिट्री बेसेस, एयर बेसिस पे किसने अटैक किया? उनकी आवाम ने। यह साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में एक इंटरनल इम्प्लोजन होगा। इंटरनल जो होगा होगा, लेकिन अगर ये आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ ही तैयार किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ ही ये पूरी की पूरी फंडिंग होती है, और जाहिर सी बात है अगर 1 लाख आतंकी तैयार हो रहे हैं उनमें से कुछ तो हिंदुस्तान में नापाक हरकत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? मैं यही जानना चाहती हूँ। व्हाट नेक्स्ट? ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, आपको एक बहुत व्हाट वी शुड डू? सबसे पहले मैंने यही बोला था, हिंदुस्तान कई सालों से ये आतंकवाद शुरू किसने किया था? जनरल जियाउल हक ने, और यही उसका चेला है ये आसिम मुनीर जो फॉलो कर रहा है। अफगानिस्तान में ये सारा प्रॉब्लम उसने किया था, और 1976 में 77 में उसके बाद जब ये वहाँ पर 78 में जब रूस आ गया था, यही आतंकवाद ट्रेन करके जो रूस के खिलाफ लड़े थे, कश्मीर में डाइवर्ट किए गए थे। आपको पता है 1986 में, मैं खुद कश्मीर में उस समय पोस्टेड था, 1986-87 में शुरू हो गए थे। तो कहने का मतलब है 1986-87 से आज तक 2025 तक हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया है? आतंकवाद ने क्या क्या नहीं किया हमारे देश के खिलाफ। हम एकजुट होकर खड़े हुए हैं। कश्मीर में अभी इन्होंने किया, आपको पता, पहलगाम का अटैक। हम खड़े रहेंगे, हमारा देश मजबूत है, हमारी जनता मजबूत है, सेना मजबूत है, पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत है, हमें इनसे घबराने की बात नहीं। और आज मैं एक और चीज बता देता हूं, आज ये जो आतंकवाद है, इनके सपोर्टर्स कौन है पाकिस्तान में? टीटीपी इनके खिलाफ है, पूरी इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई वो उनके खिलाफ है, और वो उन लोग ने ये इनकी आर्मी को टारगेट किया था। और आज अफगानिस्तान की जनता इनके खिलाफ है। वही अफगानिस्तान जो 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज थे, उनको वापस किसने भेजा? अभी यही मुनीर ने। तो कहने का मतलब है, और तीसरा बलूचिस्तान और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हो रहा है, ये सारे लोग उसके खिलाफ हैं। तो ये कितने सक्सेसफुल होंगे? देखिए, ये सिर्फ दिखावा है कि हमारे पास आतंकवाद है। आतंकवाद ने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती है, वो हारेंगे, और भारत एकजुट होके इनको हराता रहेगा। हमने बहुत सा है, और आज यानी हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। इंटरनल एक्सप्लोजन तो होगा। दुबे सर, इसी बात को हम आगे ले जाएं कि ठीक है, इंटरनल एक्सप्लोजन का हम वेट एंड वॉच और अपना डिप्लोमेटिकली जो हमें काम करना है वो करते रहेंगे, लेकिन सोल्यूशन क्या है? क्या हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0, 3.0, 4.0 छोटे छोटे जैसे इंटेल इनपुट मिले करते रहें, या फिर अगली बार जब एक्ट ऑफ टेरर होगा तो एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करें? पहले तो आपके इस बात पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जिहाद के नाम पे जो भर्ती कर रहा है बहावलपुर से लेके और कराची के झुग्गियों से इन बच्चों को, ये जो भर्ती रिक्रूटमेंट मास्टर है ये खुद भारत आया था, और चोरी से फेक पुर्तगीज पासपोर्ट पर रिलीजियस प्रीचर बन के वाया ढाका आया था। ये फेक आदमी है, और ढाका से क्रॉस करके जब इंडिया में मालदा बॉर्डर से घुसा ये, तो 38 रात इंडिया में था, 39वें रात गिरफ्तार हो गया था। ये चोर आदमी जिसकी चर्चा हो रही है, he was arrested on the चौराहा of Anantnag along with Sajad Afghani when he was changing the defective car to a automobile scooter। ठीक है, ये इंडिया आया, देवबंद में रहा 9 दिन है। जैश ए मोहम्मद अकीदा देवबंद से पैदा होता है, जो आपका सहारनपुर है, यहां से ज्यादा नहीं दूर है, आपको पता है जी। ये अकीदा लेके ये चलते हैं। उसके बाद ये गया, बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो चुकी थी, और लखनऊ से अयोध्या गया, ये देखा अपनी आंखों से। वहां से आदमी जम्मू गया, ये कश्मीर गया, और 39वें दिन गिरफ्तार हो गया। जम्मू कोटबलवाल जेल में बंद था ये। इसने सुरंग खोदने की कोशिश की सज्जाद अफगानी के साथ, और सुरंग खोद के जब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वहां पर जाग हो गई, अलार्म रेज हो गया, और सीआरपी के जवान जब भाग के इसको पकड़े सुरंग के अंदर से, तो आगे आगे सज्जाद अफगानी जिसको गोली लग चुकी थी मारा गया। वो पीछे ये मोटा है काफी, तो इसको जब टांग पकड़ के खींचा सीआरपी के जवानों ने, तो बोला मौलाना साहब भागना हो तो थोड़ा वजन कम कर लो, या तो चौड़ी सुरंग खोद लो। ये उस मौलाना मसूद अजहर की चर्चा हो रही है। एनीवे, IC 814 ये हैंडओवर हुआ, बाद में इसने जैश ए मोहम्मद जनवरी 2000 में बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद आपको पता है JNK असेंबली अटैक, पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद आपको पता है पठानकोट एयरबेस अटैक, उसके बाद आपको मालूम है ये आपका जो उड़ी अटैक के बाद फरवरी 2019 में CRP बस पे अटैक, जो 42 मारे गए। ये सारे अटैक जैश ए मोहम्मद के नाम है। अब जो भर्ती हो रही है, आप इस बात को ध्यान से देखिए,
नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि जनरल साहब ने बताया। आपने बताया कि 71 वार में 93,000 तो सरेंडर्ड कैदी हमारे पास थे। तो ये जो कराची से लेके लाहौर के झुग्गियों से ये भर्ती कर रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेशन था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, 10 मई के बाद। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इस इमोशन को ये कश्मीर के अंदर भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर वी हैव आवर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द कश्मीर। ये पाकिस्तान में 5 लाख जिहादियों को खड़ा कर लाए, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेट एक्टर है, जो वहां की सरकार है, क्या अपने आप को इस मिशन से डीअटैच कर पाएगी? क्या इंडिया उसको स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर में अब कोई फर्क महसूस करेगा? यह पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौती और फेस सेविंग है जनरल मुनीर के लिए। जनरल मुनीर के पास कुछ बचा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो हो गया जो पाकिस्तान क्या घबराएगा। पाकिस्तान जहां से पावर ड्रा करता है उनकी हालत खराब है। तो हमको इस संख्या बल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन पर हमको बहुत टाइट रहना है, क्योंकि आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे पीओके को ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बोलेंगे साहब वहां बहुत सारी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। अंदर आने वालों का क्या स्वागत होता है वो सबको सिस्टम में पता है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो चीज तो ओपन है, वो बंद तो हुई नहीं है। केस टू केस बेसिस पर इंडिया रिएक्ट करेगा। और इंडिया ने जो 3 या 4 दिन के अंदर भारतीय सेना ने, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो एक अपना दमखम दिखाया, वो तो इसमें पूरे दुनिया में चर्चा का मुद्दा है। बहुत सारे दुख की बात है, बुद्धिजीवी लोग भारत में बैठ के इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इस नगाड़े की आवाज अटलांटिक के पार तक गई है। जो जानते हैं उनको पता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये काम हो गया, तो इसके भर्ती से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लश्कर और जैश और इसके घर के मर गए सारे लोग। इसकी बीबी मर गई, इसका साला मर गया, इसका बहनोई मर गया। FATF से जो पैसा मिला इमदाद, उसमें से 14 दूनी 28 लाख इसको, 14 दूनी 28 करोड़ इसको इमदाद मिला है 10 तारीख के बाद इस आदमी को बहावलपुर में। तो ये तो मातम मना रहा था। इसने बयान दिया, इसका वीडियो है, कि ये वो टाइम है कि मुझको मोर्न करने दीजिए, मुझे मातम मनाने दीजिए। ये बात बोल रहा था ये। अब अब कहते हैं ना कि नमाजे जनाजा हो गया, तो 40 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर किस दिन खत्म हुआ है? 10 मई को। तो इनका 40 दिन का पीरियड पूरा हो गया। 40 डेज तो मॉर्निंग में थे, अब रिक्रूटमेंट में चले गए हैं। तो इस रिक्रूटमेंट को बहुत अलार्मिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो अलार्मिंग लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है प्रोफेसर भारद्वाज, अगर इसे कूटनीतिक लिहाज से समझें, पाकिस्तान का सोल्यूशन आपको क्या नजर आता है? क्योंकि अब हिंदुस्तान अगर अगले टेरर अटैक को एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट करेगा, तो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इस बार भी साफ कह दिया हमारे सैन्य अधिकारियों ने कि चीन भी था, टर्की का भी सपोर्ट था, बांग्लादेश का भी फ्रंट है, और पाकिस्तान तो है ही। देखिए, मैं सबकी बात को आगे बढ़ाते हुए 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि पाकिस्तान आर्मी ये जानती है कि सीधे सीधे भारत से टक्कर नहीं कर सकते। आर्मी में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी तरीके की पाकिस्तान की आर्मी भारत के साथ कहीं नहीं टिक सकती। 4 युद्ध हो चुके हैं, चारों में उनको मुंह की खानी पड़ी। पहली बात तो वो किस पे इंक्लाइन करते हैं कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स, जो प्रॉक्सीज हैं, इनके माध्यम से भारत से लड़ाई करना चाहते हैं। कश्मीर में आतंकवादी भेज दिया, घुसपैठिया भेज दिया, क्योंकि वो सीधे नहीं लड़ेंगे तो ये सब चूहे भेज के हमारे यहाँ पर बिल खोदने का प्रयास करते हैं, वो उसमें सफल नहीं हो पाए। देखिए, पाकिस्तान में बेसिकली 5 ए काम करता है। पहला ए, अल्लाह के नाम पे टेररिज्म, इस्लाम के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो सब जानते हैं। मुल्ला आर्मी के साथ, दूसरी ए आर्मी है जिसके साथ एक गठजोड़ करते हैं। जो तीसरा एक ए है वो दिखता है, वो गुमराह करता है, वो है अमेरिका। अभी आसिम मुनीर को उन्होंने एक डोज दे दिया कि हाँ ठीक है, आप हमको नोबेल प्राइज़ दिलाइए, हम आपको खुली छूट देते हैं, आप एयरफील्ड मार्शल बनिए, जो भी बनिए, जो जिस तरीके से। तीसरा ए। और चौथा ए कि वो काबू में नहीं आते तो असैसिनेट कर दो। जुल्फिकार अली भुट्टो को किया, बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट किया, इमरान खान को पूरा प्रयास किया, असैसिनेट कर दो। चौथा ए। और जो 5वां ए है जो पाकिस्तान में, वो अवाम है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई नहीं सुनता है उस आवाम को, आवाम की आवाज़ को। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और इतना डीप कंटेंशन पाकिस्तान में है कि देखिए, अर्बन रूरल डिवाइड है, सिंध और पंजाब में झगड़े हैं,
ट्राइबल और अर्बन डिवाइड है, पंजाब और बलूच में कॉन्फ्लिक्ट है, अर्बन अर्बन डिवाइड है, जो मुहाजिर हैं और पंजाबी हैं आज उनमें, वो कई देश बनने की वो है। कभी सिंधु देश पहले बांग्लादेश बना, फिर सिंधु देश, फिर बलूच देश, ये कई देश बनने के लिए पाकिस्तान में तैयार है। जब ये इंटरनल इश्यूज होते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो कैसे ये एक साथ अपने आप को एक ऑक्सीजन के रूप में कैसे ये तैयार करे? तो एक तरीके से भारत विरोध एक एनिमी तलाश करते हैं, भारत कश्मीर बना के, और इन सबको एकजुट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो तरीके कूटनीतिक दृष्टि से आपने कहा, देखिए दो तरीके, एक होता है हम सॉफ्ट पावर, भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में एक जाना जाता है, और दुनिया क्या चाइना भी इस बात की दाद देता है कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र, एक शक्ति है, और इसका प्रयास भारत ने बार बार किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी अमन की आस, बस सेवा, डिप्लोमेसी, हम सॉफ्ट पावर के माध्यम से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, कल्चरल कोऑपरेशन की बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, पीस प्रोसेस करते हैं, आगरा सबमिट किया, लाहौर सबमिट किया, बहुत कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल सभी ने कहा, जनरल साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान सीधी बात नहीं समझता है जब तक उसको एक हार्ड पावर के रूप में उसके मुंह पे तमाचा नहीं हो। तो एक दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है हार्ड पावर, और उसमें दो टेक्निक भारत ने अपनाई। जब ये काम नहीं हुई तो एक तो डिटरेंस बाय पनिशमेंट, या तो सुधर जाओ नहीं तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। हमने बालाकोट किया, हमने अभी सिंदूर का जो ऑपरेशन किया, उनके घर में घुस के उनके 9 ठिकानों पे ऐसा मारा कि जिस तरीके के जो हालात हुए, तो पाकिस्तान को हमने पहली स्ट्रेटेजी बताई कि डिटरेंस बाय पनिशमेंट, यानी कि सुधर जाओ नहीं तो तुमको ठोकेंगे। दूसरा जो स्ट्रेटेजी भारत अपनाता है वो है डिनाइल स्ट्रेटेजी, कि हमको पता है कि ये चोर हैं, ये चोर रास्ते से आएंगे, घुसेंगे, जैसे कि सर ने बताया, ऐसे ही कि इनके लिए डिनाइल स्ट्रेटेजी, यानी हमको अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज को मजबूत करना चाहिए, चेक पोस्ट को अपग्रेड करना चाहिए, और जब तक ये जो डिनाइल स्ट्रेटेजी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, बाकी सर्विसेज को मजबूत करके, ताकि इनको हमारी सीमाओं में ना घुसे, और हम इन्होंने हमारा कब्जा किया हुआ जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम उसमें अपने लोगों को बनाएं और अपनी जगह को मजबूत करें। अब रहता है कि अमेरिका का रुख हमने देख लिया, उसके दो चेहरे हैं, और अमेरिका का एक सीधा नीति हमको समझ लेना चाहिए कि जब वो उसका जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए आतंकवाद कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। वो आतंकवाद और लोकतंत्र को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ में जमाता है। वो बांग्लादेश को लोकतांत्रिक देश नहीं मानता, वो पाकिस्तान को लोकतांत्रिक देश मानता है। अब तो बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चला गया है। बात आती है कि बाकी जो देश हैं उसमें चीन भी समझता है कि सीधा कन्फ्रंटेशन, भारत ने अपने आप को, वो 1962 का भारत नहीं है। आज हमने अपना इतना बड़ा एक जखेड़ा खड़ा कर दिया कि हम कभी भी चीन को मात दे सकते हैं, और हम दे भी रहे हैं। तो बात आती है कि अब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लोगों को मोबिलाइज, तुर्की को किया, अजरबैजान को किया, इस तरीके के कंट्रीज के सहारे अब वो युद्ध लड़ने की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब अपने दूसरे जो साथी थे जो उनको आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे, सऊदी अरबिया, यूएई, वो आज हमारे खेमे में हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। भारत डिप्लोमेटिकली ना केवल पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज किया, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर के स्टेट के आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तुर्की, अजरबैजान और जितने भी देश हैं, उनको भी हमने एक्सपोज किया। और ये आतंकवाद की लड़ाई भारत अकेला जरूर लड़ रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है और जानते हैं कि भारत ने वो लड़ाई किससे लड़ी। भारत ने स्वनिर्मित हथियारों से लड़ाई लड़ी, जो एक स्वावलंबी बन गया है मिलिट्रीली, जो सेना के रूप में, वो भारत की एक शक्ति है। और ये भारत निश्चित रूप से देखना एक दिन एशिया में सबसे बड़ा शांति दूत के रूप में उभरेगा, और भारत ग्लोबल साउथ को लीड करेगा। ये भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड कराया है ग्लोबल साउथ, हमने G20 में देखा है। बिल्कुल, एनएससी डोवाल ने भी यही कहा है कि किस तरह से हमें अगर फ्यूचर वॉरफेयर में अपने आप के लिए मेक इन इंडिया पर उन्होंने बार बार एम्फेसाइज किया है। दत्ता साहब, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सर ने बात कही है उसी को, अगर ये मल्टी फ्रंट यूनाइट होके हमारे सामने खड़ा होता है आने वाली स्थिति में, उसके लिए हम कितने तैयार हैं और कैसे तैयार हैं? देखिए पिनाज, आपने रशिया यूक्रेन की जंग देखी जी। रूस एक तरफ, यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो, पूरा अमेरिका और चंद एक और मुल्क जो रूस को दबाना चाह रहे थे, उसकी इकोनॉमी तबाह करना चाह रहे थे, उसको एक सुपर पावर के दर्जे से हटा के घुटनों पे लाना चाह रहे थे। लेकिन
रूस अकेला, उसकी मदद किसने करी? ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया। और भारत ने कैसे मदद करी? हमने वहाँ से सस्ता तेल खरीदा, उसको फ़ायदा हुआ, हमको फ़ायदा हुआ, हमने वो सस्ता तेल लेके हमारे यहाँ रिफाइन करके यूरोप को, वेस्टर्न वर्ल्ड को ऊंचे दाम में बेचा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक मुल्क अकेला खड़ा हो जाए, जिसकी अपनी क्षमता है, अपनी काबिलियत है, सेल्फ रिलायंट है, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी, उसके अपना वेपन, उसके अपनी इक्विपमेंट इतनी सक्षम है कि वो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला कर पाए, वही लाइन के ऊपर भारत बहुत दिनों से चल चुका है। और मैं उसके लिए चीन को थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर 2000 में चीन गलवान का इंसिडेंट ना करता, कोविड के दौरान उसने सोचा कि कोविड का दौर चल रहा है, भारत की फौज मोबिलाइज नहीं कर पाएगी और मैं इलाके को आगे कब्जा कर लूँगा। भारत ने 15 दिन के अंदर कोविड के दौरान 50,000 फौज मोबिलाइज करके चीनियों के सामने खड़ा कर दी और उनको लाठियों से मार मार के मारा। हमारे भी जवान मरे, लेकिन उसको ये पता चल गया कि भारत के साथ अगर वो लड़ेगा तो बहुत मार खाएगा। वो ठीक है, मिसाइल हो, कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या किया भारत ने अपनी क्षमता, अपने ब्रह्मोस मिसाइल, अपने जो हमारा जो डेफिशिएंसी थी क्या एयरक्राफ्ट के अंदर, उसको तेजस के माध्यम से या और हमने राफेल खरीदे। किसके लिए था वो? चीन के साथ लड़ने के लिए। हमने चीन के साथ जंग लड़ने की तैयारी करी थी। बीच में पाकिस्तान ने एक टुच्चा काम किया और उसको मार पड़ी। तो चीन को पता चल गया, वो हमारे बोला ना डिप्टी चीफ ने, कि चीन ने पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी की तरह यूज किया कि मेरे हथियार यहाँ टेस्ट हो जाएं। तो हमने उनको मार के बताया कि तुम्हारे हथियार यहाँ भी पिटे और अगर तुम हमारे साथ लड़ते वहाँ भी पिटते हो। तो ये हमारी क्षमता। हमारे जो अजीत डोभाल साहब गए अभी कहा मद्रास IIT में जी, उन्होंने एक स्पीच दी, वहाँ आपने शायद सुनी होगी। IITians उनका जो कॉन्वोकेशन था, उन्होंने बोला कि हमारे भारत के जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नोक्रेट पैदा हो रहे हैं, जो हमारी जो इसमें क्षमता है, जो इस फील्ड के अंदर दुनिया के अंदर कोई और मुल्क नहीं है जो उसका मुकाबला कर पाए। और वो क्षमता आज के दिन में हमारे भारत के अंदर उजागर हो रही है। चाहे हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो, आकाश तीर हो, हमारे सैटेलाइट सिस्टम हो, हमारा इसरो जिन्होंने हमारा जो मून के साउथ पोल के अंदर लैंड करके दिखाया, या दुनिया का आज तक कोई और यहाँ लैंड नहीं हुआ है, वो भारत की क्षमता है। और उन्होंने बोला 23 मिनट में हमने वो जो 9 टारगेट चुने थे उनको बिल्कुल सटीक हमला किया और क्रॉस पाकिस्तान के अंदर हमने उनको स्ट्राइक करके दिखाया। और उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान या कोई इंटरनेशनल मीडिया कोई एक फोटो दिखा दे कि भारत के अंदर क्या नुकसान हुआ। तो ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा था, चाहे टेलीग्राम है, ये ग्लोबल वाले हैं जो चीनियों के न्यूज़पेपर, अमेरिकनों के न्यूज़पेपर, कोई BBC, सबका नाक काट के उन्होंने सामने रख दिया। प्रूफ दिखाइए आप। हमने तो पूरा सैटेलाइट दिखाया, हमने जितने एयरबेस मारे सब के अंदर मोरे दिखाए। ये लो उनका बाजू नूर खान में या बेलारी में, जहां भी हमने बिल्कुल प्रूफ दिया ना उसका। हमने जो 9 टारगेट मारे उसके प्रूफ दिए, वहां के लोगों ने उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में चला वो जी। तो उन्होंने ही हमारा प्रूफ दे दिया, ये लो मारे गए। और ये मसूर अजहर, ये 3 घंटे से कहीं निकल गया था, ये नहीं तो ये भी मारा जाता, ये दोबारा नहीं होता तकरीर करने के लिए। हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल सटीक थी। हाफिज सईद यहाँ पे है, जैसे मोहम्मद का सरगना, और जितने टारगेट थे J&K के अंदर वो था। अब इनकी किस्मत अच्छी है, बच गए, अगली बार नहीं बचेंगे, अगली बार नहीं बचेंगे, अगली बार नहीं बचेंगे। ठीक है, तो यही इसी बात को हम आगे ले जाते हैं। जो किया बहुत अच्छा किया, उस पर गर्व है, मेक इन इंडिया पर भी गर्व है और आगे की तैयारी भी पूरी है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं कि इंटरनल हालात खराब हैं और वो एक ही चीज पे यूनाइट होते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलो, जंग के हालात पैदा कर दो कि भाई हिंदुस्तान से खतरा है, तो देशभक्ति के नाम पे सब यूनाइट हो जाते हैं। तो ऐसे में मुनीर की ये आतंकी आर्मी फिर से कुछ ना कुछ हिमाकत करेगी, तो उसका सोल्यूशन आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लगता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 किया है, लगातार टर्न बाय टर्न, थोड़े थोड़े अंतराल पे जब जब इंटेल इनपुट मिले करते रहना चाहिए, या फिर हमें वेट करना चाहिए कि आप आतंकी हमला करो फिर हम फुल फ्लेज वॉर में जाएंगे? फिनाज, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात, पाकिस्तान क्या करेगा मुनीर के अंदर में कोई शक नहीं है, वो आतंकवाद के हमले करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सोल्यूशन क्या है, करना क्या है भारत ने? भारत को कई चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो है होल ऑफ नेशन अप्रोच,
कहने का मतलब जितने भी हिंदुस्तानी हैं, आम जनता, उनको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। यूनिटी हमारी देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान ने ये मुनीर ने, आपको पता है 26 अप्रैल को उसने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हिंदूज और मुस्लिम्स अलग देश हैं, टू नेशन थ्योरी की बात की है, और फिर बार बार बोल रहा है कश्मीर जुगुलर वेन है। वो चाह रहा है कि हिंदुस्तान में डिवीजन हो हिंदू और मुस्लिम के आधार पे, वो हिंदुस्तान में नहीं होगा। हम एकजुट होकर खड़े होंगे। हमारी कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी ज्योग्राफी है। हम एक कितने सालों से, मतलब एक सेंचुरी से एक हिंदुस्तान देश है। पाकिस्तान क्या है देश है? पाकिस्तान तो एक आर्टिफिशियल देश है जो 1947 में क्रिएट किया गया है, और वो देश खत्म हो जाएगा। आपने देखा उसका एक टुकड़ा तो खत्म हो चुका था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन के। तो हिंदुस्तान को सबसे पहला होल ऑफ नेशन अप्रोच। दूसरा सबसे बड़ी चीज है आम जनता जो यहां पर भी बैठे हैं, सब आइज और ईयर्स हैं इस देश के। आज हमारे गलियों में, शहरों में, गांव में देखिए, आतंकवाद कोई आएगा उसको लोकल सपोर्ट चाहिए, कोई शक नहीं है। तो अगर उसको लोकल सपोर्ट चाहिए, उसको देख कौन रहा है? हमारे ही लोग। अगर आपको कोई नया चेहरा दिख रहा है तो सबका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को या कोई ऐसे जगह रिपोर्ट करें। ये सिस्टम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कहीं पर भी कुछ ऐसी हरकत दिखती है जिस पे शक किया जाए, तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। इंटेलिजेंस सबसे जरूरी चीज है। इंटेलिजेंस इनपुट सिर्फ ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम नहीं है, रॉ का काम नहीं है, आईबी का काम नहीं है, हर हिंदुस्तान के निवासी का काम है, क्योंकि तभी हम बचेंगे। तो ये जो आतंकवाद है, अभी ये बार बार बताया जाता है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कोई बैग छोड़ गया, कोई कुछ है, कोई सस्पिशियस हरकत कर रहा है, हम लोग सब कोई रिपोर्ट नहीं करता है। वो हमारा एक एटीट्यूड क्या है, देखी जाएगी। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है। पाकिस्तान की जो मुनीर है वो बार बार बोलता है कि टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम, वो बार बार चाहता है, और वो चाहता है। और आपने देखा ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा था। यहाँ राइट्स नहीं हुए, वो चाहता है यहाँ कॉमनल राइट्स हुए जो 47 में हुए। तो कहने का मतलब है, एक तो होल ऑफ नेशन अप्रोच, तमाम लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, इंटेलिजेंस करना चाहिए। दूसरा, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और बॉर्डर एजेंसीज हैं जो बॉर्डर गार्डिंग रोल पे है, आर्मी है, बीएसएफ है, इन सबको हाई अलर्ट में रहना पड़ेगा। सीमा हैदरी, मेरे ख्याल वो लेडी थी जी, कैसे हिंदुस्तान की टेरिटरी में घुस के आ गई नेपाल के बॉर्डर के जरिए, दिन दिहाड़े 4 बच्चों के साथ। ये तो शरेआम में दिखता है। फिर दूसरा एक और बॉर्डर अब खुल चुका है, वो है आपका बांग्लादेश बॉर्डर। तो हमें हर फ्रंट पे अलर्ट रहना पड़ेगा, और इसी प्रकार म्यांमार बॉर्डर में। तो ठीक है, ये जिम्मेदारी ठीक है इंटेलिजेंस एजेंसी की हो गई, लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी प्लान करें बतौर नेशन, तो आपकी नज़र में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये वीडियोस हमारे मुल्क तक भी पहुंचते हैं, ये खबरें हम तक भी पहुंचती हैं। जब हम सुनते हैं कि भाई एक आतंकी वहां खड़े होकर हमको धमका रहा है, तो लगता है ना कि इसका वंस एंड फॉर ऑल इसका सोल्यूशन करिए, आर पार कीजिए, खत्म कीजिए इसको। देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत कुछ है। कुछ चीजें तो जी बिल्कुल। देखिए, नंबर 1 है तो जो पाकिस्तान के दुश्मन कौन है आज? अभी तो हमने हिंदुस्तान के दुश्मन की बात की है, पाकिस्तान के सेना के दुश्मन कौन है? उनकी इमरान खान की पार्टी के सारे सपोर्टर्स, टीटीपी, अफगान्स, वो सारे। उनको, मेरे को तो पता है अफगानिस्तान कितना उनसे नफरत करता है। उनको यूज करो, वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा, सोशल मीडिया का बहुत अभी जरूरी है। पाकिस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता सोशल मीडिया में एक्टिव है। अगर वो हमारे लोगों को गुमराह कर सकते हैं, क्यों नहीं हमारे लोग पाकिस्तान की जनता को हकीकत बना के और उनको अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा करें। देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, और यही मुनीर डरता है ये सोशल मीडिया से। आप इसका पढ़िए रिकॉर्ड, ये बोलता है, अपने लोगों को धमकाता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना है, प्रोपेगेंडा होता है। तो प्रोपेगेंडा भी एक बहुत बड़ा पार्ट है स्ट्रैटेजी का। परसेप्शन मैनेजमेंट भारत को करना पड़ेगा, आम लोगों को भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते? उनकी आर्मी को एक्सपोज करो, उनके लोगों को एक्सपोज करो कि कैसे वो, और फिर भारत की जो हमने अचीवमेंट, डेवलपमेंट दिखाना है, उनका हमने दिखाना है वो कहाँ गड्ढे में गए हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान इतनी हमारी टेक्निकी है, और हमारे जो यूथ है, हिंदुस्तान का यूथ कंस्ट्रक्टिव यूथ है। कंस्ट्रक्टिव मतलब हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे हमारी इंजीनियरिंग हो, चाहे इस अप्रोच से यही और बात पाकिस्तान है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, जहां पर हमारे आसपास भी कहीं नहीं ठहरता है दुबे सर। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप या प्रेस्टीज की बात कर लें, तो ऐसे में उस मुल्क के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं।
वो हरकत करेगा, तो हमें क्या अब एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना होगा? क्योंकि हमारी तरफ से ऐलान हो चुका है, न्यू नॉर्मल होगा, एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे टेरर अटैक को। तो क्या आने वाले वक्त में वो हरकत से बाज नहीं आएगा, वो हरकत करेगा और हमें एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा इस बार? जैसा कि अभी सर ने चर्चा करी कि IIT चेन्नई में जो हमारे NSA ने स्टेटमेंट दिया, आपको ध्यान होगा उसमें एक बात उन्होंने की कि इसको हम 2 साल से प्रिपरेशन हमारी, जी, तो युद्ध के लिए हमें तैयार रहना है। ये बड़ा ऑब्वियस सा है और बड़ा अनसेड फैक्टर है कि युद्ध के लिए तैयार रहना है, और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। पहली बात तो ये है, हम युद्ध के लिए तैयार ना होते तो 23 अप्रैल से लेके और 9 मई के बीच इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक बिना एक आदमी के क्रॉस किए विद फुल सक्सेस। और आज के तारीख में लड़ाई में जूझना आसान है, लेकिन स्मार्ट विड्रॉल सब लोग नहीं कर पाते। आज के तारीख में रसिया यूक्रेन विड्रॉल नहीं कर पाए, आज के तारीख में पैलेस्टीनियन इजराइल विड्रॉल नहीं कर पाए। इंडिया ने इंगेज किया और बहुत ही करेक्टली विड्रॉ किया। तो आज के तारीख में मिशन पूरा करने के बाद विड्रॉल भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, वो इंडिया ने किया। अब रही बात प्रिपेयर्डनेस की, ये अब आपका ये क्वेश्चन ये है कि इतने जिहादियों की आर्मी खड़ा होगी, इनका क्या होगा? इनको जो जिहादियों की आर्मी खड़ा कर रहे हैं, उनके यहां क्या मिलिट्री नहीं है? पाकिस्तान इज नोन टू बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आर्मी इन द वर्ल्ड। उनके पास मिलिट्री लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन आप इन 4 दिनों से सबक क्या सीखे आप सिंदूर से? आज के तारीख में बॉर्डर क्रॉस करके कन्वेंशनल फाइटिंग कॉलम का जाना जरूरी नहीं है। आप जो काम घर बैठे कर सकते हैं उसके लिए मार्च करने की जरूरत नहीं है। 2 बाई 2 फुट के खोखे से के गैप से किराना हिल का जो हाल हुआ है, वो तो जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। वो आप बैठ के 600 किलोमीटर दूर से कर सकते हैं, और आपने किया। बॉर्डर्स की बात हुई तो बॉर्डर्स में बिल्कुल सही बात है कि हमको मुस्तैद रहना पड़ेगा इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, क्योंकि ये कहेंगे इन्फिल्ट्रेशन हमारे हाथ में नहीं है। पीओके के अंदर का जो एरिया है, कश्मीरी दोनों साइड के लगभग एक जैसे लोग हैं, फैमिली है, वहां से कोई चला गया, हमें जिम्मेदारी नहीं है। लॉन्चिंग पैड इनके चलेंगे, रिक्रूटमेंट चलेगा, इसीलिए इन्होंने प्रॉक्सी फोर्सेज को आगे रखा है। जनरल मोनीज खुद काउंटर लगा के नहीं बैठेगा भर्ती करने के लिए, वो मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को ही इस बात के लिए आगे लाएगा। तो ये करेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बातें भूल गए हैं कि अंदर से इतने खोखले हैं कि ये जितने भर्ती करेंगे उतने आदमी वहां उनको मारने के लिए भी खड़े हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और आप 3-4 साल का हिस्ट्री लेके देख लीजिए, इनके सिर कलम होते रहते हैं, वहीं कोई आदमी करता है। और ये 4 हिस्से में जो डिवीजन का मुद्दा है, आपसे बता रहा हूं, बड़ी तसल्ली की बात है कि इनका जो सबसे बड़ा एरिया है बलूचिस्तान में, ये मर रहे हैं। अभी 24 घंटे पहले की न्यूज आप देखिए, ये पंजाब जो अपने आप को पाकिस्तान का सिरमौर मानता है, चुन के आई कार्ड ढूंढ के इनकी आइडेंटिटी पहचान के, जैसे ये आईडी कार्ड देख करके कश्मीर में मारते हैं, इनको बस से उतार के मारा है। तो ये फेल्ड हैं, इनकी मिलिट्री बलूचिस्तान में घुस नहीं पा रही है। आप इस कंट्री की हालत तो देखिए। और जहां तक स्ट्रेटेजिक बात आपने करी कि ये सारे अगर लामबंद हो गए तो क्या होगा, इंडिया के पास भी अलायंस है। ऐसी परिस्थिति में ये लामबंदी अगर हुई तो भारत आइसोलेटेड नहीं है दुनिया में। आपने इसको देखा होगा पे पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, जो इंडिया का एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रहा है वर्ल्ड कंट्री के सामने, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और अभी रिसेंट एक रेजोल्यूशन जो पास हुआ है उसमें निंदा भी की गई है, और एससीओ दस्तखत नहीं हुआ, एससीओ की प्रोसीडिंग। रक्षा मंत्री जी पेन उठा के रख के चले आए, और पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। उन्होंने बता दिया कि भैया इसमें कश्मीर, इसमें पहलगांव किलिंग की चर्चा नहीं है, हम दस्तखत नहीं करेंगे, छोड़ के चले आए। और मान मनोवल हो रही है। यह है भारत की ताकत। भारत चेंज हो चुका है। तो बाकी सारे रिकमेंडेशन आपने सुने, मेरे तरफ से तो यही है कि सारे व्यवस्था, सारे कंपोनेंट अपने जगह पे हैं, वो काम कर रहे हैं। इनका काम है भर्ती करना, कराची के झुग्गियों से ये कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो कर क्या सकते हैं? और क्या करेंगे? इन मदरसों के अंदर बिठाएंगे, किसी न किसी को बिठाना पड़ेगा। जिहादी आएंगे, वेलकम, वैसी कोई बात नहीं है। तो उनका इलाज कर दिया जाएगा। हाँ, और उसके लिए पूरे किया जाएगा। इंतजाम पूरे हैं। बिल्कुल, भारत सर, अगर हम समझें पाकिस्तान की जो सोच है, मतलब आतंकवाद जो है, उनकी आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी का खात्मा बंदूक से हो जाए, ऐसा मुमकिन आपको लगता है, या फिर जब पाकिस्तान का वजूद ही मिटेगा तभी आतंक खत्म होगा? बड़ा अच्छा सवाल है, और जवाब इतना अच्छा नहीं हो सकता पाकिस्तान के बारे में। देखिए, आज पाकिस्तान 5 क्राइसिस से जूझ रहा है, वो दुनिया जानती है। राजनीतिक क्राइसिस है, जो सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है वो आज जेल में बैठा है,
और जो सबसे बड़ा डिक्टेटर है वो सरकार चला रहा, सत्ता चला रहा, फील्ड मार्शल बन गया। वहां पे है फील्ड मार्शल जी। ठीक है, दूसरा आप देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस, कितना डीप इकोनॉमिक क्राइसिस है। वहां पे पेट्रोल की कीमत 350 रुपए, गेहूं के 1 किलो की कीमत 150 रुपए। जो जिस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस, और उन पे सैंक्शंस, उनको बेल आउट नहीं कर रहा IMF, उनको जो उनका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में 4 बार डाल चुका है, वो दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेके खड़ा होता है। सऊदी अरबिया ने कहा पैसे बाद में देंगे, पहले हमारा $1 बिलियन वापस दीजिए। कभी अमेरिका के सामने दंडवत होता है, कभी कहीं कि हमको बेल आउट दीजिए। वो लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ नहीं सकता है। और मोटी बात कि अभी बजट जो उन्होंने पास किया उसमें 6% डिफेंस बजट बढ़ा दिया। ये दुनिया भी अंधी है, देख रही है कि एक आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, उसको बेल आउट कर दीजिए, पैसे दे दीजिए, और उसको वो हकीकत नहीं है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत स्ट्रांग। तीसरा जो सिक्योरिटी क्राइसिस है, देखिए तहरीक तालिबान उनके फरकचे उड़ा रहा है। और वहां पर ना केवल तहरीक तालिबान, जब देखना बात आएगी बलूचिस्तान, जब हम कह रहे हैं लिबरेशन आर्मी अपना तो काम कर रही है, लेकिन जो बलूच लोग पाकिस्तान आर्मी में आज बैठे हैं, जिस दिन वो रिवोल्ट कर दिया ना, तो इनका पाकिस्तान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये बात मान के चलिए कि पाकिस्तान को पंजाबी चला रहा है, पाकिस्तान के पंजाब में भी जो उनका डीप स्टेट है, क्योंकि एक डिसफंक्शनल स्टेट है। पाकिस्तान में जो नीतियां बनती है भारत को लेके, अफगानिस्तान को लेके, आतंकवाद को लेके, ये नीतियां वहाँ के सेना बनाती है, सरकार तो सिर्फ मुखौड़ा देखने के लिए। तो जो बड़ा क्राइसिस है, जो वहाँ का सिक्योरिटी क्राइसिस, और जिस तरीके से वहाँ पे तालिबान, जो कह रहे थे गुड तालिबान बैड तालिबान, क्या गुड तालिबान क्या बैड तालिबान, लेजर जिहाद अपर जिहाद, कौन सा, वो उनका अपना डेफिनेशन से क्रिएट करते हैं। लेकिन अपने आप में एक तरीके से वो खुद जल रहा है आतंकवाद में से, खुद पाकिस्तान। चौथा जो क्राइसिस जो सबसे बड़ा है वो है एनवायरमेंटल क्राइसिस। और अभी तो म्यूजिक शुरू हुआ है, जब से हमने कहा कि जो सिंधु जल समझौता है और जो सिंधु का पानी है, अब आप देखिए हम इस जल संजोग को नहीं मानते हैं। अब वहाँ पे फ्लड आ रहा है, फ्लड और आएगा। अभी तो बारिश शुरू हुई है, और देखना जब गर्मी आएगी तो वहाँ पे ड्रॉट होगा, जिस तरीके के हालात। और दूसरा जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, वहाँ पे हर जगह उन पे जो बैंक इरोजन हो रहा है, जो हो रहा है। तो ये पाकिस्तान में ये जो क्राइसिस है, ये तबाही लेके आ रहे हैं अपने आप। ये पाकिस्तान को हमको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ख़त्म हो जाएगा, ये इसका बुरा हाल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए दुनिया बदल चुकी है और भारत समझ चुका है। दुनिया कैसे बदल चुकी है कि जो हम कहते थे इकोनॉमिक एंगेजमेंट करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे, यूएन पे डिपेंडेंट होंगे, ये सब खत्म हो गया है। अब ये नियो ग्लोबलाइजेशन और ये टूल्स और टेक्निक्स खत्म हो गए। अब सेल्फ हेल्प सिस्टम हो गया है कि आप अपनी सुरक्षा अपने आप को, अपना आतंकवाद की लड़ाई को खुद लड़िए। और भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर में कह दिया कि हमारी जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, वो हमारी लड़ाई है, और जो हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति है, और हम इससे निपटना जानते हैं। और हमने निपट लिया। हमने किसी के सामने कटोरा हम तरकिए और किसी के पास नहीं गए, जैसे पाकिस्तान भगा घूमा अमेरिका के सामने, कहीं भी हम कहीं नहीं गए। हमने अपनी लड़ाई को खुद कंक्लूड किया। तो ये बात मान के चलिए कि जो सेल्फ हेल्प सिस्टम खड़ा हो गया है, वो भारत का जो एक आत्मनिर्भर हो गया है सुरक्षा की दृष्टि से, वो किसी भी दुनिया की किसी भी ताकत से निपटने के लिए जरूरी है। चलिए, हम सक्षम हैं, हमने ये दुनिया को दिखा दिया। कुछ सवाल भी आप लोगों के हैं? जी सर पूछिए। 1-2 सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब देते हैं। जी जनरल साहब ने एक बात कही है कि भारत की जनता को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही है। हम कैसे और क्या कर सकते हैं, कृपया बताएं। जी कैसे और कैसे एकजुट होंगे? आपका सवाल। जी मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोगों के पास वो सब चीज़ें जो हमने पहले देखी है, अपनी लड़ाई जब पहले हुई है उसमें भी हमने देखा कि हम लोगों का पार्टिसिपेशन, जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसमें, आतंकियों को हम घुसने नहीं देंगे, जब तक हम लोगों को एजेंसी को हम नहीं बताएंगे, जब तक ये कुछ नहीं। ठीक है, आपको अवेयर होना होगा। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा सवाल है सर आपसे कि आपने अभी बोला कि पाकिस्तान के लिए कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो हम अगर कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती तो उसके लिए हम इतने सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? जैसे को तैसा जवाब क्यों नहीं देते? जैसे वो धोखा हमारे लिए देता है, ऐसे हम भी धोखे से मार सकते हैं। कोई और जी दत्ता साहब आप जवाब दें, इतने और लोग। मैंने आपको पहले बताया कुत्ते की दुम अगर सीधी नहीं हो सकती। आपने डोबरमैन कुत्ता देखा है? उसकी दुम काट दी जाती है, बिल्कुल ऐसा घूमता है। तो हम इसका डोबरमैन बना देंगे। आसिफ मुनीर मुल्ला का डोबरमैन बनाया जाएगा। ठीक है, आसिफ मुनीर जो अमेरिका की गोद में वहाँ लंच खाने गया था, अमेरिका इसको एक पेड टट्टू की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये उसका एजेंट है।
ये मतलब उसके रहमो करम के ऊपर है। तो अगर हमें ये नहीं होना चाहिए वो बड़ा आसिम मुनीर लंच खा के आ गया, उसने इसको घुटनों में टिका के उसने बता दिया अमेरिका इससे क्या काम कराना चाहता है। इजराइल ईरान की जंग में उसने इसको बोल दिया हम तेरे एयरफील्ड इस्तेमाल करेंगे। ये जो आदमी है कौन, आसिम मुनीर, ये खुद एक शिया मुसलमान है। एक किस मुल्क के अंदर है, सुन्नी मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर। उनको चाहिए सुन्नी मुसलमानों को, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने शिया को अपने सिर पे बिठा रखा है, खुद ही इसकी गर्दन काट देनी चाहिए उनको। तो आप फिक्र मत करें, गर्दन इनकी दुम भी कटेगी और गर्दन भी कटेगी। ठीक है, जी जी, सवाल फटाफट। हाँ, सवाल पूछे। हाँ जी, आपने जैसे कहा कि पब्लिक को एक होके आगे काम करना होगा, तो जो लोकल लोग हैं वही आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं। जैसे पहलगाम में हुआ है, कश्मीर के लोगों ने ही उनको अंदर घुसाया है, और ये एक बार नहीं हमेशा हुआ है। वेस्टर्न सर, ओके, ओजी वर्कर्स, आपने भी सवाल किया और इनका भी जी, सवाल जी, है। देखिए, कश्मीर में मैं खुद 4 बार हमने नौकरी की हुई है। मैं आपको बता दूंगा, ये पहली बात ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे कश्मीरी शामिल हैं, नहीं, वो गलत है। मैं ऐसे ऐसे वहाँ कांड बता सकता हूँ कि वहाँ पर दूसरे धर्म के भी मैंने लोग देखे, पैसे के चक्कर में आके उन्होंने उनकी मदद की है। तो इन्होंने सवाल बड़ा अच्छा किया कि हिंदुस्तान एकजुट होकर कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम सबको पहले अपने को सोचना चाहिए हम भारतीय हैं। धर्म पर्सनल चीज़ है। और जहाँ तक कास्ट है, देखिए आज पाकिस्तान की एक मेरे को याद है एक मेजर ने किताब लिखी थी, इंडिया द बर्निंग कॉल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो बोलता है हिंदुस्तान खत्म होगा यही जातिवाद, कास्ट और धर्म पे। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। हमने एक ट्रेलर देखा है जो अंग्रेज़ों ने किया था डिवाइड एंड रूल 47 में। आज हर हिंदुस्तानी को किसी भी मज़हब का होने कि जिस भी मज़हब का है, जिस भी कास्ट का है, जिस भी धर्म का है। देखिए, हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री, वो सबसे जरूरी चीज है। तो हमें स्टे यूनाइटेड इज द की। स्टे यूनाइटेड, हमें प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, एक सवाल जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि पाकिस्तान के यूथ को वहाँ के आतंकवादी संगठन गजवाए हिंद का सपना दिखा के आतंकवादी बनाते हैं, तो उस विचारधारा को हम कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसको खुद समझना पड़ेगा। अभी थोड़े लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, अगर आप उनके YouTube चैनल देखते होंगे अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग अच्छा सही जवाब भी देते हैं, उसके अंदर सारे रेडिकलाइज नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ आ रहा है कि भारत कहाँ निकल गया, वो कहाँ रह गए और उनका असली दुश्मन कौन है, वो कौन। ठीक है, धीरे धीरे आवाम भी समझ रहा है। अगला सवाल सबसे प्रश्न है हमारा कि हम अपने हिंदुस्तानी मुस्लिम भाइयों को हम एकजुट कैसे करें, ठीक है, कैसे विश्वास में ले सकें? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं आपको उदाहरण दूंगा। भारत की फौज एक वो नमूना है पूरी दुनिया के लिए, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा ट्रेनिंग करते हैं, इकट्ठा खाते पीते हैं और इकट्ठा जंग में जाके खून बहाते हैं मुल्क के लिए। उधर वहां पे कोई मजहब का भेदभाव नहीं है। उसी जज्बे के साथ जिस दिन भारत के हमारे मुस्लिम भाई हों या कोई और मजहब के लोग हों, जिस दिन वो बोले कि आप कौन हैं, हिंदुस्तानी, आप कौन है, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, जिस दिन पूरा मुल्क ये बोलने लग जाएगा आई एम इंडियन, उस दिन कोई हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा। और मेरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मेरे जो अपोजिशन की पार्टी है, मेरा उनको भी एक सुझाव रहेगा, आप भारत को डिवाइड करने की कोशिश मत करें। भारत के अंदर आप ये लाएं जज्बा, हु आर यू, आई एम इंडियन, ये मत पूछिए जाट है, हीर है, ये कौन है। चलिए, तो इसी नोट पे वो कल्चर चाहिए यहाँ। चलिए सर, इसी नोट पे हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर खत्म भी करते हैं कि हम हिंदुस्तानी के जज्बे को, इस पर गर्व करें और इसी यूनिटी के साथ आगे बढ़ें। तो ये दुश्मन तो आते जाते रहेंगे, तकनीक भी है, कौशल भी है और कुव्वत भी है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।